नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज मनमोहन सिंह को याद कर लिया जाए। डॉक्टर मनमोहन सिंह, मैं इसलिए बात कह रहा हूँ कि देश में बहुत से राजनेता हुए, प्रधानमंत्री भी हुए, लेकिन एक व्यक्ति जो केवल और केवल इसलिए याद रखा जाएगा अपने काम के लिए, बहुत बिरले होते हैं ऐसे। नेहरू जी हुए, चाहे इंदिरा गांधी हुई, चाहे राजीव गांधी हुए, चाहे लाल बहादुर शास्त्री हुए, चाहे अटल जी हुए, चाहे किसी का भी नाम ले लीजिए। हर एक की एक अलग पॉलिटिकल लीगेसी थी और कुछ लोगों को वो लीगेसी पसंद आ सकती है, कुछ को नहीं पसंद आ सकती है, किसी को। लेकिन एक अकेला व्यक्ति जिसकी कसौटी केवल और केवल उसका काम था, उसका नाम डॉक्टर मनमोहन सिंह था। लंबी आयु पाई थी। 26 सितंबर 1932 में पैदाइश हुई और 26 दिसंबर 2024 करीब 92 साल, 92 ईयर्स, 92 साल 2 महीने। बहुत सी चीजें पेपर में भी हैं, मैं उसको रिपीट क्या करूं। मैं अपने हिसाब से श्रद्धांजलि ही दे रहा हूं, मैं कोई नई बात आज नहीं करूंगा। देश के पहले सिख प्रधानमंत्री, उससे पहले देश के पहले सिख राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह साहब हो गए थे। और दोनों लोगों में एक बहुत समानता है कि दोनों लोग बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आते थे, बहुत ही साधारण परिवार से। लेकिन विद्वत्ता के मामले में शायद डॉक्टर मनमोहन सिंह की कोई सानी नहीं थी। इनके बारे में यह भी है कि जो सिख प्रधानमंत्री के अलावा फोर्थ लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर हुए। नेहरू, इंदिरा जी, मोदी जी के बाद ये चौथे सबसे लंबे समय तक एक अपना कार्यकाल चलाने वाले प्रधानमंत्री हुए। और मैं एक बात इसलिए थोड़ा आपसे कहना चाहता हूं कि कई बार ये लगता है कि जैसे मैंने भी कहा अपने ओपनिंग रिमार्क में कि भाई कोई पॉलिटिकल मामला नहीं था। हम लोगों ने एक चीज ये देखी है कि अरविंद केजरीवाल जी जब वोट मांगने जाते हैं तो कहते हैं कि मेरे काम पे वोट दीजिए। हम हमारी उनकी पॉलिटिकल लीनेज पे हमारी और किसी से उनकी मतभेद हो सकते हैं, और काम पे वोट मांग के फिर सेकंड टर्म, थर्ड टर्म जीत के आ जाए। इस मामले में अगर आप बहुत बारीकी से देखिएगा तो देश के एक ऐसे प्रधानमंत्री हुए जिन्होंने केवल और केवल अपने नाम पे वोट मांगा, अपने काम पे वोट मांगा। माफ कीजिएगा, नाम पे नहीं, काम पे वोट मांगा। 2004 में जब कांग्रेस की सरकार बनी, वो एक अलग परिस्थितियां थी। कांग्रेस पार्लियामेंट्री बोर्ड था, वो सोनिया गांधी जी को अपना नेता चुन लिया था। कांग्रेस के एक बड़े धड़े का चाहता था कि सोनिया जी प्रधानमंत्री बने। लेकिन सोनिया जी ने बहुत ही कुशल राजनेता, एक दूरदर्शी, बहुत से लोगों को ये लगता है कि शायद सोनिया, और ये जनरल परसेप्शन यही है कि सोनिया गांधी जी के पास चूंकि पर्याप्त बहुमत नहीं था, इसलिए सोनिया गांधी प्रधानमंत्री का पद नहीं बनी। और अगर शायद वो, मेरा थोड़ा कुछ मामलों में इससे फर्क हुआ। देश एक ऐसे ऐसे जगह पे खड़ा था जहां पे वी नीडेड अ स्पेशलिस्ट। एक हमें स्पेशलिस्ट डॉक्टर की जरूरत थी, हमें एक जनरल पॉलिटिशियन की जरूरत नहीं थी। हमें देश की इकोनॉमी, हमें देश की आर्थिक व्यवस्था संभालने वाला कोई व्यक्ति चाहिए था। और शायद पॉलिटिकल कंसिडरेशंस अपनी जगह, लेकिन शायद सोनिया गांधी को भी ये समझ में आ रहा था कि देश को इस समय एक ऐसे एक्सपर्ट की जरूरत है जो आर्थिक मामलों का विशेषज्ञ हो और देश को वो आर्थिक रूप से ठीक रास्ते पे ले चले। अब मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं, 2004 में जब सरकार बनी तो कांग्रेस की 145 सीट थी, 145। कांग्रेस को वोट मिले थे 26.53%, 26.53%। 2009 में 5 साल बाद जब सरकार दोबारा इलेक्शन में जाती है, मतलब कांग्रेस पार्टी फिर से आम चुनाव होते हैं, तो कांग्रेस पार्टी की सीटें 145 से बढ़ के 206 हो जाती है, 61 सीटें बढ़ती हैं। लोगों के अपने अपने इसके बारे में विचार हो सकते हैं, लेकिन इसको कैसे कोई डिनाई कर सकता है कि ये शायद 145 से 206 का सफर करने में सबसे अहम भूमिका अगर किसी ने निभाई, और किसी ने अगर पॉलिटिकली उस पार्टी को 61 सीटों का बढ़त दी, उस व्यक्ति का नाम डॉक्टर मनमोहन सिंह था। उनके काम पे वोट दिया गया था, ये याद रखिएगा। कहीं कोई राम मंदिर बनाएंगे, कहीं कोई और बात नहीं थी, कोई इस तरह की बातें नहीं थी कि जिसपे आपके इमोशंस के साथ बात की गई हो। काम किया है और काम पे वोट मांगा गया था। और ना केवल 61 सीटें बढ़ी, बल्कि जो वोट प्रतिशत था
वो भी 26.53 से बढ़ के 28.55 हो गया था। 2% वोट भी बढ़ाया था। मैं एक चीज और करूंगा कि इसलिए ये समझना सबके लिए जरूरी है कि जब 2009 का चुनाव हो रहा था तो एक इंटरेस्टिंग चीज ये थी, देश प्रधानमंत्री के रूप में मनमोहन सिंह को चुन रहा था। ये ध्यान रखना और इसको अंडरलाइन करना होगा। ये बात मैं इसलिए रेखांकित कर रहा हूं, 2004 में बीजेपी की तरफ से जो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी थे, कांग्रेस की तरफ से कोई प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट के रूप में नहीं नाम दिया गया था। लेकिन 2009 में ये बीजेपी ने एक परंपरा शुरू की कि हम अपनी पार्टी से हम प्राइम मिनिस्टर का एक कैंडिडेट के रूप में एक नाम देंगे, और 2009 में वो नाम दिया गया एल.के. आडवाणी साहब का। सबको याद है, गूगल करके देख लीजिए। एल.के. आडवाणी साहब के सामने ये हुआ कि अब इनके सामने कौन टिकेगा। कांग्रेस पार्टी में उस समय थोड़ी खींचतान थी, बहुत से लोग चाहते थे। शरद पवार साहब भी को लग रहा था कि भाई 2004 से 2009 तक तो मैं साथ साथ रहा हूं, मैंने सरकार ठीक से चलाई है, मेरा नाम क्यों नहीं। और ये प्रेशर बहुत बन रहा था कि बार बार बीजेपी ये चैलेंज कर रही थी कि अपना प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बताइए, अपना प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बताइए। तो मुझे ठीक से याद है, डॉक्टर मनमोहन सिंह उस समय उनका कोई सर्जरी हुई थी और बीमार थे, वो एम्स में भर्ती थे। और फिर से एक बार राजनीतिक ना केवल परिपक्व होने का, राजनीतिक दूरदर्शी होने का, और एक एप्ट चुनावी रणनीति के रूप में भी सोनिया गांधी ने इलेक्शन से पूर्व ही अपना यूपीए का और कांग्रेस पार्टी का प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट डॉक्टर मनमोहन सिंह को घोषित कर दिया। तो जिस बात को मैं कहना चाह रहा हूं कि 2009 में देश को 2004 में आप कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी बन गई और फिर सोनिया गांधी ने उनको बना दिया और इसलिए 2009 में क्या हुआ, 2009 में तो इस देश ने 206 सीटें कांग्रेस को ये जानते हुए दी कि इस अगर कांग्रेस को हम वोट देंगे तो डॉक्टर मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये कई बार विश्लेषण में ये बातें भूल जाते हैं। तो इस देश ने को जब जब इस तरह की बातें आई हैं कि किसको देना है किसको नहीं, उस समय किया है। मुझे एक दो बातें मैं इसलिए कहूंगा कि ये इस समय एक चीज याद रखेंगे, थोड़ा आगे मैं सोच रहा था कि उसको मैं बोलूं कि ना बोलूं, क्या करूं। आपको याद है कि 2009 से 2014 में किस तरह से कैरेक्टर असैसिनेशन किया गया था डॉक्टर मनमोहन सिंह का, किस तरह से उनको एक इस तरह से किया गया था कि जिसका कोई कंट्रोल ना हो। उस पर भी मैं हूं एक ऐसा व्यक्ति जो इकोनॉमिक्स का जिसने इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र विषय जैसा कहा जाता है टीचर कहना, और उसका कारण क्या था, अर्थशास्त्र लेने का मूल कारण क्या था। मूल कारण था कि अमृतसर के हिंदू कॉलेज में अर्थशास्त्र की फीस 50% होती। एक इतने हम्बल बैकग्राउंड से जिसके फीस की दिक्कत थी, वो व्यक्ति ना केवल अर्थशास्त्र में पोस्ट ग्रेजुएशन करता है, डॉक्टरेट करता है, टीचर होता है, वर्ल्ड बैंक में नौकरी करता है, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर होता है, सेक्रेटरी फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होता है, गवर्नर आरबीआई। इतना आपको मेरे हिसाब से आर्थिक मामलों में इतनी बहुमुखी प्रतिभा वाला, जिसने इतनी जगह पे देश की नब्ज को पकड़ा हो, कोई दूसरा व्यक्ति मेरी नजर में नहीं है। गवर्नर आरबीआई, और गवर्नर आरबीआई के समय एक दिलचस्प वाक्य यह है कि जब वो गवर्नर आरबीआई थे तो उस समय मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस इस देश के प्रणब मुखर्जी थे। और ये प्रणब मुखर्जी को बाद तक सालता रहता था कि मैं तो मंत्री था और मेरा, और ये मेरे तो आरबीआई के गवर्नर थे और ये प्राइम मिनिस्टर और फिर मैं मंत्री। ये इस दर्द को प्रणब मुखर्जी भूल नहीं पाए थे। डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन बनते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह, मतलब सारे उन जगहों पे होते हुए चंद्रशेखर जी के साथ काम किया। मैं उसको रिपीट नहीं कर रहा हूँ, सब जगह लिखा हुआ है। मैं दो तीन चीजें वाक्य इसलिए दे रहा हूं कि इस देश को याद रखना चाहिए कि मनमोहन सिंह का कंट्रीब्यूशन क्या था। जून 91 में जब नरसिम्हा राव साहब प्रधानमंत्री बनने की बात हो गई तो उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में डॉक्टर मनमोहन सिंह का चयन किया। और एक चीज याद रखिएगा, फॉरेन रिजर्व उस समय भारत का फॉरेन रिजर्व वो होता है जिसके वो केवल $1 बिलियन था, जिसको कहा जाता है करीब 12-13 दिन या 14 दिन का ही रिजर्व था, इससे ज्यादा का नहीं था। अगर इससे ज्यादा कुछ आया था तो हम डिफॉल्ट करते। हमारा सोना हम गिरवी रखे थे, तब हम सोना गिरवी रख के अपने जो फाइनेंशियल कमिटमेंट्स हैं उनको पूरा किया था।
और इसी व्यक्ति ने एक सुदृढ़ इकोनॉमी को, जो 1991 में जिसका जिसको जिसकी जिसका करना शुरू किया, जो someone who became the architect of Indian economy in 1991, 2009 में जब वो दूसरे टर्म के लिए अपना बात कर रहे थे, उस समय भारत का जो रिजर्व था, फॉरेन रिजर्व, वो यूएस डॉलर 600 बिलियन था। ये मैं सिर्फ इसलिए बता दे रहा हूं कि ये वो सफर कहां से कहां तक का था, ये याद रखिएगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह का एज फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री, नरसिम्हा राव जी की सरकार में, उन्होंने इस देश की इकोनॉमी को डीरेगुलेट किया। और मैं सार्वजनिक रूप से बता रहा हूं कि उस समय जॉर्ज फर्नांडिस साहब के साथ हम लोग होते थे, और हम सब लोगों को लगता था कि नहीं नहीं, ये डीरेगुलेशन देश के लिए ठीक नहीं, हम सब लोग इसके विरोध में थे। जॉर्ज फर्नांडिस साहब, बीजेपी के पूरे, ये जसवंत सिंह और जसवंत सिंह साहब, ये सब लोग जाके धरना प्रदर्शन करते थे। लेकिन शायद डॉक्टर मनमोहन सिंह को समझ में आ गया था कि दुनिया किस तरफ जा रही है, और उसमें शायद ये कड़वी दवाई होगी, लेकिन इस दवाई को करना जरूरी है। लाइसेंस राज खत्म हुआ इस देश में, क्योंकि उससे पहले जिसको बोलते हैं सिर्फ बड़े आदमियों का ही राज था, लाइसेंस राज खत्म किया। मैं एक वाक्य और लोगों को याद इसलिए दिला दूं, जैसे मैंने बताया 2009 में उनके नाम पे इलेक्शन लड़ा गया। 1998 से 2004 जब बीजेपी जितने साल सत्ता में रही, 3 टर्म, तो पहले 18 में, फिर 18 महीना, फिर पूरा टर्म अटल जी का, राज्यसभा में डॉक्टर मनमोहन सिंह थे और वो लीडर ऑफ अपोजिशन थे। ये याद रखिएगा, 2004 में कई लोगों को लगता है ना कि अरे कहीं से ले आए, कहीं से ले आए, कहीं से नहीं ले आए थे। उस व्यक्ति 1998 से कांग्रेस पार्टी का लीडर ऑफ अपोजिशन राज्यसभा में रहा था, जो आज खड़गे जी हैं। तो उनके स्टेचर को कम करके दिखाना, जो भाजपा एक तस्वीर से दिखाती है और आज भाजपा ये दिखाने की कोशिश कर रही है, और क्या आप बोले उसमें। मुझे ऐसा लगता है कि 2004 में जब सोनिया गांधी ने ये निर्णय लिया कि डॉक्टर मनमोहन सिंह को रखा जाएगा, तो एक चीज और स्पष्ट थी। वो बिल्कुल स्पष्ट बात ये थी कि सोनिया गांधी के सामने, अगर आज आप रेट्रोस्पेक्ट में देखिए, पार्टी की दृष्टि से, कांग्रेस पार्टी की दृष्टि से मनमोहन सिंह शायद उतने वोट नहीं बटोर पाते, लेकिन देश की दृष्टि से एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो इस देश को सही दिशा में ले जाए, आर्थिक रूप से थोड़ी मजबूती प्रदान करे। और वो काम जब बात आई, तो इसका भी एक खर्च होना चाहिए कि सोनिया गांधी ने वो निर्णय लेके कोई ऐसी गलती नहीं की, देश को एक सुदृढ़ हाथों में सौंपा। आपको याद है, मोदी जी 2009 से 2014 तक केवल और केवल मनमोहन सिंह को गाली देने का काम करते थे। मनमोहन सिंह रेनकोट पहन के नहाते, ये सब कौन बोलता था? बीजेपी के लोग बोलते थे। क्या क्या नहीं कहा गया। एक स्कैम की रचना, कैग को बीच में रखते हुए एक फिक्टिशियस 2G स्कैम, कोयला स्कैम, जो सिर्फ दिमाग का फितूर था कि कैग ने कह दिया, कैग ने कह दिया, इतना है। वो करके बदनाम करने की साजिश रची गई, और साजिश रचने में आज भी महारत हासिल है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि उससे बड़ा साजिश करता है इस देश का कोई नहीं है। साजिश रच के 2014 में मनमोहन सिंह के हाथ से सत्ता छीन ली गई थी। मैं एक दो चीजों को इसलिए और रेखांकित करके खत्म करूंगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह में के अंदर एक कन्विक्शन की भी बात थी। सिख थे, 1984 के सिख दंगों के लिए उन्होंने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी, कांग्रेस पार्टी ने माफी मांगी। और मैं इस बात को एक बड़ी बात मानता हूँ, पॉलिटिकली बहुत चीजें, अगर आज इमरजेंसी लगी थी और अगर आज कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी कहते हैं वो गलत बात हुई थी, अगर माफी मांगते हैं, तो इसमें मेरे ख्याल में जो भी वो गलती थी उसको फिर भुला देना ही ज्यादा ठीक है। डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में एक चीज और कह दें कि एक ऐसा व्यक्ति जिसका जन्म पाकिस्तान में होता है, इसलिए मैं आज अभी जहां पे हूं, मैं लखनऊ में नहीं हूं, मैं उत्तराखंड में नहीं हूं। और जब डॉक्टर मनमोहन सिंह पार्टीशन के बाद, बंटवारे के बाद भारत आते हैं, तो हल्द्वानी आते हैं हम लोग। मैं हल्द्वानी होके निकला हूं, अभी 2-3 दिन में फिर हल्द्वानी होके वापस जाऊंगा, और हल्द्वानी कुछ दिन रहता है इनका परिवार, फिर यहां से अमृतसर जाते हैं। और एक बड़ी बात है, मुझे ये समझ में नहीं आया कि कैसे उनको इस बात के लिए भाजपा सरकार ने गाली नहीं दी कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के सारे भाषण उर्दू में लिखे जाते थे। उस समय की स्क्रिप्ट उनको उर्दू आती थी, उर्दू में लिखते थे, बेहतरीन भाषण देते थे, लेकिन उनकी डिलीवरी वो नहीं थी, सपाट भाषण था। वो कोई राजनेता नहीं थे कि मित्रों और ये सब करें। वो थिएटर, मतलब
बहुत उसमें थिएटर नहीं जोड़ पाते थे। एक बात कहना इसलिए भी आवश्यक है कि एक ऐसा व्यक्ति जो जब प्रधानमंत्री पद के पद पे बैठता है तो अपना वेशभूषा, चाल-ढाल, जूता, मोजा, चप्पल, पेंसिल, चश्मा, घड़ी, अ, शॉल, इस पे कितनी वो डाली जाती है। और उससे पहले एक व्यक्ति ऐसा था जो अपनी पुरानी मारुति कार को भी प्रधानमंत्री के गैराज में जो वहाँ पे उसी तरह से रखता था और उसको ज़्यादा कंफर्टेबल रहता था कि छोटी गाड़ी ही ज़्यादा ठीक है। मैं इसलिए इस बात को कह दूँ, मैं एक व्यक्ति के बारे में मेरी बात पहले राय अच्छी थी, लेकिन चूँकि वो ऐसी पार्टी में चले गए थे, मेरी राय बहुत खराब थी उसके बारे में। लेकिन आज जब से मैंने वो पढ़ा है, तब से मुझे लगता है कि नहीं, वो ठीक है। हर एक आदमी भई बहती गंगा में हाथ धोना चाह रहा है, जिसमें क्या नाम है उनका असीम अरुण साहब। असीम अरुण साहब आईपीएस अफ़सर हैं, इनके पिताजी श्री राम अरुण साहब थे। बेहतरीन अफ़सर इनके माने जाते थे। फिर इन्होंने अपने पद पे रहते हुए इन्होंने इस्तीफ़ा दिया पुलिस की नौकरी से और तुरंत इन्होंने इलेक्शन लड़ा और तुरंत मंत्री बना दिए गए। और ये बात मुझे कहीं न कहीं खटकती है। उन असीम अरुण ने डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए लिखा है, जब वो एसपीजी में थे और एसपीजी में जब जो क्लोज़ सर्कल होता है, उसके ये पार्ट थे। और एक क्लोज़ सर्कल ऐसा भी होता है, जब कहीं विदेश कहीं जाए तो प्रधानमंत्री को एक ऐसा व्यक्ति होता है जो कभी छोड़ नहीं सकता है, परछाई होता है, चाहे वो विदेश हो, चाहे कहीं हो। उस व्यक्ति का नाम असीम अरुण साहब था, जो इस समय भाजपा के मंत्री हैं। खुद गूगल करके देख लीजिए, मैं उसको लगा नहीं रहा। असीम अरुण ने अपनी वॉल में लिखा है, ये व्यक्ति किस तरह से कार में ले चलो और फिर इन लोगों को कहना पड़ता था कि सिक्योरिटी कारणों से। मैं 2-3 चीज़ें करके अपनी बात समाप्त करूँगा, क्योंकि ये लंबा हो जाएगा। आरटीआई जैसा हथियार आम आदमी को, क्योंकि आम आदमी को मजबूत किया था डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, बहुत से काम किए थे। लेकिन आरटीआई, ये हथियार, ये ताकत किसने दी? नरेगा, ये देश ऋणी रहेगा, ये ये गाँव के लोग ऋणी रहेंगे डॉक्टर मनमोहन सिंह से। नरेगा देने वाला, आधार देने वाला, राइट टू एजुकेशन देने वाला, एजुकेशन की अहमियत समझने वाला। और एक बात को हरदम याद रखिएगा, एक ऐसा व्यक्ति जिसको कहा जाता है कि उस उनके बीजेपी कहते हैं ना, उनके रीढ़ की हड्डी नहीं थी। एक ऐसा व्यक्ति जिसको जब ज़रूरत पड़ी थी, उसको उनको लगा कि देश हित में अमेरिका से उन्होंने वो न्यूक्लियर डील की और उनकी सरकार जाते-जाते बची। लेफ्ट ने अपना समर्थन वापस ले लिया था। मैं उसको रिपीट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये तो हुआ था ना। मुझे हरदम ये लगता है कि एक ऐसे व्यक्ति को जिसने कभी कोई अपशब्द नहीं कहा हो किसी के लिए, ये देश का थोड़ा इस देश का दुर्भाग्य मैं बोलूँगा कि ऐसे समय में जब 2000 हमारे पास एक विषम आर्थिक समस्याएँ आ रही हैं, चाहे वो जीएसटी हो, चाहे वो नोटबंदी हो, चाहे वो एसएमईज़ की बुरे हाल हो। आपको आपको लगा कि एक बार भी इस सरकार ने बुला के उनसे कहा कि भाई आप इतने अनुभवी हैं, आप समझते हैं, आप विशेषज्ञ हैं। अगर रामनाथ कोविंद जी को आप बुला के वन नेशन वन इलेक्शन की एक कमेटी बना के उनको चेयरमैन बना सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के अनुभव का फ़ायदा ना उठाना इस देश का नुकसान हुआ है। आज इतना ही। और डॉक्टर मनमोहन सिंह आप याद किए जाएँगे इस देश के एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो अपनी विद्वत्ता के कारण जिसको पूरा विश्व सलाम करता था। जहाँ रहिए, आप हरदम इस देश कृतज्ञ भी रहेगा और आपको याद भी करेगा। नमस्कार।